नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माई प्रोग्रेस पर। हम आरबीएससी की बुक्स के इम्पोर्टेंट नोट्स कर रहे थे और हम चैप्टर 4 पर थे। उसके पार्ट 2 हम देख चुके हैं और आज हम इसका पार्ट 3 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की कक्ष और अक्ष, स्थानीय समय, मानक समय के आदि के बारे में पढ़ा और इस वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो हम शुरू करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं तथा कभी सर्दी, गर्मी और बरसात होती है। पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ होती है। इन गतियों को हम खगोलीय गतियाँ कहते हैं। तो 2 गतियाँ होती हैं। पहली होती है घूर्णन गति यानी रोटेशन और दूसरी होती है परिक्रमण गति यानी रिवोल्यूशन। और इस घूर्णन गति को हम दैनिक गति भी बोलते हैं और इसे परिभ्रमण भी बोलते हैं। तो घूर्णन गति होती है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, घूर्णन कहलाता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अक्ष क्या होता है, जो एक काल्पनिक बिंदु है जिस पर पृथ्वी घूमती है, और इसी अक्ष पर घूमना भी क्या कहलाता है, यानी रोटेशन कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर यानी घूर्णन पूरा करती है, इसलिए एक दिन 24 घंटे का होता है, जिसे सौर दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर सौर दिवस का भी यूज़ कर सकता है। तो हमें याद रखना है कि जैसे एक दिन की बात करें तो चाहे उन्हें एक दिन या 24 घंटे कह दो या एक सौर दिवस कह दो। तो जब सौर दिवस कहेंगे तो हम समझ जाएंगे कि यानी एक दिन की बात की जा रही है। तो 6th क्लास की बुक में सिर्फ घूर्णन गति के बारे में इतना ही दिया हुआ है। अगर हम अदर फैक्ट्स की बात करें तो जो घूर्णन गति है वो भूमध्य रेखा पर होती है 0.46 किलोमीटर पर सेकंड। और जैसे जैसे हम इस भूमध्य रेखा से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे इसकी जो गति है यानी स्पीड है वो कम होती जाती है। जैसे हम मान लीजिए हम ऊपर चले गए 60 डिग्री अक्षांशों पर, तो वहाँ इसकी स्पीड आधी रह जाएगी, वहाँ हो जाएगी 0.23 किलोमीटर पर स्क्वायर। और अगर जब हम ध्रुवों पर जाएंगे तो वहाँ तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगी। ये फैक्ट आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने एक बल के बारे में बात की थी और वो बल था अपकेंद्रीय, और मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था जो हम मेलों में मौत का कुआं का जो खेल देखते हैं वो वाला। तो अगर आपको वो समझ में आया तो आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये यहाँ से उभार लिए हुए भूमध्य रेखा और यहाँ से, और ऊपर ध्रुवों पर ये चपटी है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को यहाँ हम ट्रैक बना देते हैं और वहाँ पर उसे दौड़ना है। ये भूमध्य रेखा का ट्रैक, ये ऊपर कर्क रेखा का ट्रैक है ये दौड़ने वाला, और ये उत्तरी ध्रुव का ट्रैक है। अब उस व्यक्ति को यहाँ से दौड़ना है, दौड़ लगानी है उसे, तो वो क्या करेगा, टाइम सेम है तीनों के पास, यहाँ भी 24 घंटे और यहाँ भी 24 घंटे और यहाँ भी 24 घंटे, तीनों का टाइम सेम है। लेकिन आप देखिए जगह में डिफरेंस है, यहाँ एरिया उसे ज़्यादा कवर करना है, यहाँ थोड़ा कम है और यहाँ बिल्कुल ही कम एरिया है। तो जिसे ज़्यादा एरिया कवर करना होगा उसे अपनी स्पीड भी तेज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम तो सेम है ना तीनों के पास। अगर टाइम अलग अलग होता तो सब अपनी अपनी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन टाइम सेम है। 24 घंटे में इसे उत्तरी ध्रुव पर कवर करना है और 24 घंटे में या कर्क रेखा या मकर रेखा की बात कर सकते हैं हम यहाँ, और 24 घंटे में उसे भूमध्य रेखा का एरिया कवर करना है। इसलिए आप इसको उस घूर्णन गति से रिलेट कीजिए कि यहाँ जो विषुवत रेखा है ये यहाँ वाला एरिया ज़्यादा है, इसलिए उसे अपनी यहाँ स्पीड भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। यहाँ थोड़ा एरिया कम है तो थोड़ी स्पीड कम, और यहाँ बिल्कुल ही कम है तो यहाँ उसे बिल्कुल ही स्पीड, वो अपनी आराम से गति, अगर वो स्पीड से चले तो भी वो अपना कवर कर सकता है। तो इस एग्जाम्पल से आप रिलेट करके अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एग्जाम्पल से किसी भी चीज़ को रिलेट करोगे तो वो इजीली याद हो जाती है, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार आता भी है एग्ज़ाम में कि जो घूर्णन गति होती है पृथ्वी की वो सर्वाधिक कहाँ होती है। और इसके उल्टा अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपने समझा होगा कि हमने गुरुत्वाकर्षण बल की भी बात की थी। वो उल्टा होता है, वो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ कम, और भूमध्य रेखा पर सबसे कम। क्यों? क्योंकि जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्पीड से चलेगी उसको पकड़ना हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा, और जो चीज़ धीरे धीरे चलेगी उसे हमारे वश में करना ज़्यादा इजीली होगा। इसलिए ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ा धीरे धीरे घूमते हैं, इसलिए वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है। पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है वो सर्वाधिक होती है भूमध्य रेखा पर, इसलिए यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं।
तो ऐसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। तो ये जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं इस बुक में, ये आरएस मेंस वालों के लिए आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। पृथ्वी के घूमने से समय के मापन का एक सुविधाजनक पैमाना मिलता है, यानी कि हम समय का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि 24 घंटे में एक जो चक्र है वो पूरा होता है पृथ्वी का, तो हम उन 24 घंटों को दिन और रात, घंटों में, मिनट में तथा सेकंड में उसे बांट सकते हैं। तो ऐसे इसका समय का निर्धारण करने में हमें हेल्पफुल होता है ये। सेकंड पॉइंट है, पृथ्वी की भौतिक व जैविक प्रक्रिया घूर्णन से अत्यधिक प्रभावित होती है, यानी कि जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है पृथ्वी पर और जो इसकी जैविक प्रक्रिया है वो भी जो घूर्णन से है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। नेक्स्ट है, दिन रात का यही चक्र पृथ्वी के दैनिक तापीय चक्र को भी गतिशील बनाए रखता है। दिन रात से क्या होता है कि जो पृथ्वी है उसके, जैसे मान लीजिए यहाँ दिन है और यहाँ रात है, तो जब दिन में तापमान ज़्यादा और रात को तापमान कम रहता है, तो जब यहाँ रात होएगी और यहाँ फिर दिन होगा, तो फिर यहाँ टेम्परेचर कम हो जाएगा और दिन में यहाँ फिर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। तो जो ये दैनिक तापीय चक्र है कि कभी यहाँ टेम्परेचर कम और कभी यहाँ टेम्परेचर कम, तो जो ये दैनिक तापीय चक्र है ये पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण ही संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं होता अगर पृथ्वी एक जगह स्थिर रहती तो। नेक्स्ट है, प्रकाश वृत्त। ग्लोब पर वह वृत्त यानी गोला जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त कहा जाता है। तो हमारे लिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहा जाता है, तो ये नया वर्ड है कि उसे प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त कहा जाता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये पृथ्वी है और ये सूरज है, ये इसका प्रकाश पड़ रहा है तो यहाँ दिन हो जाएगा, और पृथ्वी क्या है अपने जो अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, हमने पिछले वीडियो में बात भी की थी। तो ये ऐसे एक गोला बनेगा, यानी एकदम से दिन और रात तो विभाजित नहीं होंगे, धीरे धीरे होंगे। तो जो एरिया है जहाँ ये जो एरिया है इसके इधर दिन होगा और इधर रात होगी, तो ये जो वृत्त इसे विभाजित कर रहा है दिन और रात को, इसे हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त। नेक्स्ट है परिक्रमण गति यानी रिवोल्यूशन। वो परिभ्रमण था घूर्णन और ये परिक्रमण है। परिभ्रमण और परिक्रमण में हम कई बार क्या है कंफ्यूज जाते हैं, तो आप इसको ऐसे याद रखना, ये क्या है क्रम, ये यहाँ क्रय आ रहा है यानी कै वर्ड आ रहा है, और कै यानी परिक्रमण का मतलब होता है कि जो धरती है, जो हमारी पृथ्वी है, वो सूर्य के, जैसे ये सूरज है इसके यहाँ चारों तरफ चक्कर निकालती है, यानी ये जो कक्षा, ये इसकी कक्षा बन गई पृथ्वी की, और ये पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगी तो ये इसकी कक्षा होगी, और इसी को हम परिक्रमण कहते हैं। तो परिक्रमण में भी क्या आ रहा है और कक्षा में भी क्या आ रहा है, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। परिभ्रमण और परिक्रमण में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसे परिक्रमण को हम रिवोल्यूशन भी कहते हैं और इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। ये वो दैनिक गति थी यानी वो एक दिन में होती थी, ये एक वर्ष में होती है। और जो परिक्रमण गति होती है वो हमेशा एंटी क्लोज होती है, यानी कि घड़ी की दिशा के विपरीत, और जो घूर्णन गति होती है वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही होती है, यानी वो भी जो घड़ी है उसकी दिशा के विपरीत होती है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को ही क्या कहते हैं, हम परिक्रमण कहते हैं। ये देखिए कक्ष वर्ड आया ना, हमने पिछली वीडियो में बात की थी, और यहाँ भी ये कक्ष, अभी मैंने आपको डायग्राम से समझाया था कि जो पृथ्वी के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी एक कक्ष में जो चक्कर लगाती है उसी को हम परिक्रमण गति कहते हैं। और उसमें क्या था, घूर्णन गति में पृथ्वी अपने ही अक्ष पर एक ही जगह घूम रही थी, और जब वो एक ही जगह घूमते 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 चारों तरफ घूमने लग जाती है तो उसे हम परिक्रमण गति कह देते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है। घूर्णन गति में वो 24 घंटे लेती थी, और यहाँ एक साल में 365 दिन और 6 घंटे। इसी कारण एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। और जो शेष बचे 6 घंटे, यानी जो ऊपर 6 घंटे बच रहे हैं, 6 घंटे 4 वर्षों में 24 घंटे या एक दिन बनाते हैं, यानी 6 घंटे और 4 साल यानी कि 24 घंटे, या हम इसे कह दें कि एक दिन बनाते हैं। तो इस हम जो 24 घंटे हैं या जो एक दिन हमारा एक्स्ट्रा होता है वो हम फरवरी में जोड़ देते हैं। इसी कारण हर चौथे वर्ष
फरवरी का महीना 28 दिनों की बजाय 29 दिनों का होता है, जिसे लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। तो जो फरवरी में जो 4 साल के बाद में जो 29 दिन आते हैं, 29वीं जो तारीख आती है वो इसी की वजह से आती है कि जो 6 घंटे एक्स्ट्रा बचते हैं 365 दिन के बाद में 6 घंटे एक्स्ट्रा, तो उसको हम 4 साल में मिला के उसका हम एक दिन बना देते हैं और वो फरवरी में हम उसको जोड़ देते हैं। तो इसीलिए उसे हम कहते हैं लीप वर्ष। और जो परिक्रमण गति होती है, इस बुक में तो नहीं दे रखा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ एक्स्ट्रा कि जो परिक्रमण गति होती है वो 29.8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। हमने अभी घूर्णन गति की भी बात की थी, और ये परिक्रमण की गति होती है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से हम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और जो औसत घूर्णन गति होती है वो मैं यहीं बता देती हूँ आपको। अगर औसत घूर्णन गति की बात करें तो 1670 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, अगर आप लिखना चाहो तो इन्हें लिख भी सकते हो। नेक्स्ट है ऋतुएं। पिछले हमने अभी घूर्णन गति की जब बात की थी तो मैंने बताया था कि घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं, तो वैसे ही परिक्रमण गति के कारण ऋतुएं आती हैं हमारे पृथ्वी पर। एक साल में हम देखते हैं कि 4 ऋतुएं आती हैं। तो वो जो ऋतु परिवर्तन होता है वो इस परिक्रमण गति के कारण ही होता है, क्योंकि कभी सूर्य हमारे, जैसे ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो कभी इससे दूर होती है, कभी यहाँ पास, फिर कभी दूर और फिर यहाँ पास। तो ये जो साल में 4 ऋतुएं आती हैं वो इस परिक्रमण गति के कारण ही आती हैं। तो हमें याद रखना है, घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं और परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, और इस झुकी हुई स्थिति में ही यह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करती है, यानी परिक्रमण गति इसी झुकी हुई स्थिति में करती है। और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुओं का एक चक्र पृथ्वी द्वारा की गई सूर्य की परिक्रमा पर निर्भर करता है। तो पृथ्वी पर एक वर्ष में, यानी मार्च महीने से लेकर सितंबर तक, यानी मार्च से लेकर सितंबर तक, इन दोनों के बीच में, मार्च से लेकर सितंबर के बीच में सूर्य की सीधी किरणें हैं वो उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि भूमध्य रेखा से लेकर कर्क रेखा के मध्य गिरती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इसे हम ऐसे समझें, ये पृथ्वी है और जो 21 मार्च से लेकर सितंबर तक ये भूमध्य रेखा है और ये कर्क रेखा है। इसके बीच में जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वो इसके बीच में पड़ती है, यानी कर्क रेखा से लेकर भूमध्य रेखा के बीच में पड़ती है मार्च से लेकर सितंबर तक। और हमने पढ़ा था कि इसे हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। तो इससे क्या हुआ कि जो ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, गर्मी हो जाएगी, और यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। और अगर यही स्थिति पुनः हम बात करें, पहले अभी हमने बात की मार्च से लेकर सितंबर तक, और अब हम बात करेंगे सितंबर से लेकर मार्च तक, यानी अब हम सितंबर से लेकर मार्च तक, उसमें भी पुनः यही स्थिति बनती है, लेकिन सेम इससे अपोजिट बनती है। यानी कि अब क्या होगा, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, और जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में चमकेगा। पहले मार्च से लेकर सितंबर तक ऊपर चमक रहा था, और अब मकर रेखा पर यहाँ पर चमकेगा, मकर रेखा से लेकर विषुव रेखा के बीच में। तो यहाँ भी क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, गर्मी, और हमारे यहाँ ऊपर क्या हो जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी। इसे हम डिटेल में ऐसे पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं 21 मार्च की। 21 मार्च को क्या होता है कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा पर होती है। इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, जिसे उत्तरी विषुव या बसंत विषुव कहते हैं। तो हमारे एग्जाम में आ सकता है कि बसंत विषुव क्या है। तो हमें याद रखना है कि जब पृथ्वी पर 21 मार्च को जब पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं तो उसे हम बसंत विषुव कहते हैं, यानी हमारे उस टाइम वसंत का आगमन हो जाता है। इसे हम डायग्राम से समझें, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, और जो सूरज की किरणें 21 मार्च को सीधी भूमध्य रेखा पर होती है। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ दिन और रात बिल्कुल बराबर हो जाएंगे हमारे, 12 घंटे की रात और 12 घंटे का ही दिन। तो वो इसे हम कहेंगे बसंत विषुव। ये 21 मार्च की हुई। नेक्स्ट हम बात करें 21 जून की। इस दिन सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर गिरती हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात। इसे उत्तरी अयनात या ग्रीष्म अयनात भी कहा जाता है। इसे हम, जैसे अब क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीष्म अयनात क्या है। ग्रीष्म यानी गर्मी, तो हमें याद रखना है कि हमारे गर्मियाँ अब चल रही हैं मई जून में। तो 21 जून को क्या होगा कि हमारी उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होगा। तो हमारे लंबा दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, सबसे लंबी रात।
जैसे ये पृथ्वी है, 21 मार्च को क्या था कि सूरज भूमध्य रेखा पर था, और फिर क्या हुआ, मार्च के बाद में अप्रैल मई जून, जून में क्या गया, सूरज धीरे धीरे मतलब पृथ्वी हमारी घूमती गई और सूरज यहाँ इस कर्क रेखा पर आ गया। अब जो सूरज की सीधी किरणें हैं वो कर्क रेखा पर आएंगी और 21 जून को बिल्कुल सीधी किरणें इस कर्क रेखा पर गिरेगी। तो इसे हम कहेंगे ग्रीष्म अयनात, यानी कि गर्मियों का जो मौसम है वो यहाँ आया हुआ होता है हमारे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 23 सितंबर की। इस दिन सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर गिरती हैं। पुनः विषुवत फिर से आगे देखो, पहले 21 मार्च को थी और अब 23 सितंबर को फिर से हमारे भूमध्य रेखा पर सूरज नीचे आ गया फिर से। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है, दक्षिणी विषुव कहते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया, ये पृथ्वी है, पहले भूमध्य रेखा पर थी 21 मार्च को, फिर ऊपर आई यानी कि अप्रैल मई जून, फिर यहाँ जून को आई 21 जून को कर्क रेखा पर, फिर वापस धीरे धीरे वापस कहाँ आ गई, 23 सितंबर को वापस भूमध्य रेखा पर आ गई। तो इस दिन फिर जो दिन और रात है वो बराबर हो गए। फिर बात आती है 22 दिसंबर की। इस दिन सीधी किरणें मकर रेखा पर गिरती है। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। इसे दक्षिणी अयनात या शीत अयनात भी कहते हैं। शीत अयनात इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि इस टाइम सर्दियाँ होती है और वो उस टाइम हमारे ग्रीष्म अयनात, क्योंकि उस टाइम हमारी गर्मियाँ थी, और इस टाइम क्या जो सूरज है वो मकर रेखा पर चला गया। देखो यहाँ 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर था और सितंबर के बाद में अक्टूबर नवंबर, और ये देखिए 22 दिसंबर को यहाँ मकर रेखा पर आ गया। तो यहाँ सूरज होगा तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, सर्दी, क्योंकि हम सूरज तो इधर दक्षिणी गोलार्ध में चला गया और यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियाँ हो जाएगी। तो इस प्रकार पृथ्वी विभिन्न ऋतुओं से गुजरते हुए अपने कक्ष में यह परिक्रमण 1 वर्ष में पूरा करती है, जिसे सौर वर्ष भी कहा जाता है। तो अगर आपसे सौर वर्ष पूछा जाए तो हम उसे कहेंगे कि 365 दिन या 1 वर्ष, और अगर सौर दिवस पूछा जाए तो 24 घंटे या 1 दिन। इसे अगर हम डायग्राम से समझना चाहें तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। डायग्राम से ऐसे समझें कि ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा, ये ऊपर कर्क रेखा और ये मकर रेखा, और जो सूरज है उसकी जो स्थिति है, सबसे पहले हम मार्च की बात करते हैं। 21 मार्च को क्या था, सूरज यहाँ था, यानी कि दिन रात बराबर हुए, और धीरे धीरे मार्च के बाद में अप्रैल मई और ये जून में यहाँ फिर पहुँच गया। तो ये क्या, कर्क रेखा। अब सूरज की सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी, कर्क रेखा पर। तो 21 जून को क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ ग्रीष्म अयनात हो जाएगा। ठीक है, 21 जून को हमारे उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है और 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं। फिर धीरे धीरे ये जून, फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर को, फिर 23 सितंबर को यहाँ आ गया सूरज। 23 सितंबर को फिर से विषुवत रेखा पर आ गया, फिर दिन रात बराबर हुए, और अब पहले हमारे कर्क रेखा पर आया था, अब जाएगा उधर मकर रेखा की तरफ। तो सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, और फिर ये देखो दिसंबर में यहाँ पहुँच गया, यानी 22 दिसंबर को ये यहाँ पहुँच गया। इस दिन हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो ये जो स्थिति बनती है सूर्य की, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं डायग्राम के थ्रू, जल्दी हमें समझ में आती है चीज़ें। बुक में भी इसका एक डायग्राम दिया हुआ था, ये परिक्रमण गति का। इसमें देखिए, ये देखिए 21 मार्च को वसंत ऋतु का हमारे आगमन हो जाता है, और ये जो सूरज है, ये देखिए इसकी सीधी किरणें कहाँ पड़ रही है, विषुवत रेखा पर। और फिर मार्च के बाद में फिर ये देखिए जून, 21 जून को उत्तरी अयनात, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, ग्रीष्म, क्योंकि सूरज हमारे यहाँ कर्क रेखा पर आ जाता है। और फिर देखिए ये 23 सितंबर को शरद ऋतु, यानी कि जब ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी होती है, ये हमारे 23 सितंबर को क्या, फिर से दिन रात बराबर, फिर से देखिए सूरज की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर। और फिर 22 दिसंबर को जो सूरज है वो कर्क रेखा पर, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, जो सूरज है सॉरी वो मकर रेखा पर, और हमारे यहाँ ऊपर उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, शीत ऋतु। तो ये ऐसे ये जो चक्र है, ये सर्किल है, ये ऐसे चलता रहता है, और ये एक जब पूरा साल ख़त्म हो जाता है तो फिर से वापस से जो परिक्रमण गति इसकी चलती रहती है। और जो घूर्णन गति थी उसमें हमने बात की थी कि दिन रात होते हैं, और परिक्रमण गति से ऋतु में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट हम अब बात करेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण क्या होता है कि पृथ्वी और चंद्रमा के अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमण के दौरान, क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो पृथ्वी और चंद्रमा दोनों अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमण के दौरान एक स्थिति ऐसी आती है जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, और इस स्थिति में जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ये एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जो सूर्य ग्रहण है वो हमेशा अमावस्या की रात को या अमावस्या के दिन ही आता है, पूर्णिमा में सूर्य ग्रहण नहीं लगता। और अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करें तो जब पृथ्वी, सूर्य और उसमें चांद आ रहा था,
बीच में और इसमें पृथ्वी, सूर्य व चंद्रमा के मध्य आ जाती है, तब सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी द्वारा बाधित होने के कारण चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। और हमेशा जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा की रात या पूर्णिमा के दिन ही लगता है। और जो ग्रहण होता है वो कहीं कहीं पृथ्वी के किसी भाग पर तो पूर्ण ग्रहण देखा जा सकता है और कहीं कहीं से आंशिक ग्रहण भी देखा जाता है, यानी आधा जो ग्रहण होता है वो भी देखा जा सकता है। तो पूर्ण ग्रहण या आंशिक ग्रहण दोनों टाइप के हो सकते हैं और ये भी हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो हम इसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये सूरज है और ये चंद्रमा है हमारा और ये हमारी पृथ्वी है। तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। और अब हमने पढ़ा था कि जो ग्रहण लगता है वो कब लगता है, जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक लाइन में हो, यानी एक सीधी रेखा में हो, तभी ग्रहण लगता है। अब दो सिचुएशन बनती है कि अमावस्या और पूर्णिमा। अब आप देखिए कि जब यहाँ सूरज होगा और यहाँ जब चंद्रमा होगा और जो सूर्य की सीधी किरणें हमारे परावर्तित होंगी जब रोशनी, तो कोई भी जो चीज़ है, जैसे मान लीजिए टॉर्च है, टॉर्च के बिल्कुल सामने से जब हम देखते हैं, यहाँ से जब हम बिल्कुल रोशनी की तरफ देखते हैं तो हमें दिखता नहीं है। तो वैसे ये जो चांद है ये हमें अमावस्या के दिन दिखता क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो एक सीधी रेखा में होते हैं और जो चंद्रमा होता है वो सूरज और धरती के बीच में आया होता है, इसलिए हमें जो चांद है वो दिखता नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये अमावस्या की सिचुएशन हुई। अब आपको कैसे याद रखना है कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। आप ये सोचिए कि जो चांद है वो तो निकला ही नहीं अमावस्या, ये तो हम सभी जानते हैं कि अमावस के रात को चांद नहीं निकलता। तो जब चांद निकला ही नहीं तो ग्रहण कहाँ से लगेगा। तो इसलिए चांद निकला नहीं, इसलिए हम इसे कैसे याद रखेंगे कि अमावस्या के दिन हमेशा सूर्य ग्रहण ही होता है। क्योंकि दो क्वेश्चन बनते हैं कि हमसे पूछा जा सकता है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है और जो चंद्र ग्रहण है वो कब लगता है। तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं कि सूर्य ग्रहण हमें हमेशा अमावस्या के दिन लगता है, क्योंकि चंद्रमा तो निकलता ही नहीं अमावस्या के दिन, इसलिए जब चंद्रमा निकलेगा ही नहीं तो ग्रहण कहाँ से लगेगा। इसलिए इसको ऐसे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। अब जो चंद्रमा है वो आ गया है यहाँ, ये चंद्रमा अब यहाँ आ गया है, यानी कि अब हम पृथ्वी से इसको साफ देख सकते हैं। इसको आप ऐसे देखिए कि जो अब चंद्रमा है वो पूर्णिमा के दिन यहाँ आ गया। ये कैसे आया, थोड़ा सा यहाँ ऐसे और फिर ये बिल्कुल यहाँ आ गया। ये 15 दिन का इसने टाइम कवर किया, 15 दिन, यानी कि अमावस्या से 15 दिन के बाद में क्या आई, पूर्णिमा आई। और अब पूर्णिमा के दिन हमें चंद्रमा पूरा दिखता है। तो जब ये चंद्रमा में पूरा दिखता है, यानी कि अब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आया, पृथ्वी आई। पृथ्वी आई तो हमें क्या होगा कि चंद्रमा का पूरा भाग दिखेगा। इसे हम क्या कहेंगे, अब इसे हम कहेंगे चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी बीच में आ जाए, यानी कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा के दिन। क्यों, क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा है वो पूरा उगा हुआ हमें दिखता है। और सूर्य ग्रहण के कब होता है, अमावस्या की रात को, दिन को, क्योंकि हमें अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं निकलता है। तो अमावस्या और पूर्णिमा का शायद मुझे लगता है आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य ग्रहण में बीच में कौन आता है और चंद्र ग्रहण के दिन बीच में कौन आता है। तो इसे हम ऐसे समझें। तो हमने अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में पढ़ा और अब हम देखते हैं कि जब ऐसे क्वेश्चन आए कि सूर्य ग्रहण में बीच में कौन आ जाता है और चंद्र ग्रहण के टाइम बीच में कौन आ जाता है, तो आप देखिए कि यहाँ क्या था, अमावस्या थी, क्योंकि हमें यहाँ चांद दिखता नहीं है पृथ्वी से। तो जब ये क्या हुआ, फिर जब चांद दिखेगा नहीं, यानी अमावस्या के दिन क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो जब सूर्य ग्रहण होगा उससे क्या होगा कि ये जो चंद्रमा है ये हमारे बीच में आ जाता है। ये जब बीच में आ गया पृथ्वी से तो जो सूरज है वो ढक जाता है, यानी उस पर ग्रहण लग जाता है। तो पृथ्वी से हमें सूरज या तो हमें पूरा ही ये इसको ढक लेगा, या फिर हमें ये आंशिक रूप से, यानी थोड़ा थोड़ा चंद्रमा दिखेगा, बाकी हमें ये चंद्रमा थोड़ा थोड़ा हमें सूरज दिखेगा चंद्रमा के कारण, बाकी ढक जाता है। तो ये तो क्या हुआ, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि हमें सूर्य नहीं दिखता, चंद्रमा उसे ढक लेता है। अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा के टाइम। और पूर्णिमा के टाइम जो चंद्रमा है वो कहाँ होता है, यहाँ होता है। तो अब देखिए चंद्र ग्रहण में बीच में कौन आ गया, अब आ गई पृथ्वी। तो ये जब पृथ्वी बीच में आएगी तो जो सूरज की किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी इस पर नहीं पहुंच पाएगी। क्यों, क्योंकि बीच में पृथ्वी आ गई, इसलिए हमें चंद्रमा का भाग है वो या तो हमें पूरा ही नहीं दिखेगा या फिर हमें कम दिखेगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी ने उसे अपनी छाया में उसे ढक लिया है चंद्रमा को। और या तो ये हमें पूर्ण दिखेगा या फिर हमें ये आधा दिखेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को ग्रहण होता है। नहीं, हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को ग्रहण नहीं होता। क्यों, क्योंकि चंद्रमा 5 डिग्री झुका हुआ है,
जैसे मैंने बताया पृथ्वी झुकी है वैसे ही चंद्रमा 5 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इस 5 डिग्री के अंतर के कारण कभी तो ये चंद्रमा ऊपर से निकल जाता है और कभी ये नीचे से, इसलिए हर पूर्णिमा और अमावस्या को ग्रहण नहीं होता है। हाँ, साल में 7 ग्रहण होते हैं, जिसमें या तो 2 ये सूर्य ग्रहण हो सकते हैं या अच्छा ये 5 इसके चंद्र ग्रहण हो सकते हैं, तो वो ऐसे डिवाइड होते रहते हैं, लेकिन साल में 7 ग्रहण लगते हैं। तो ऐसे ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये था चैप्टर 4 ग्लोब, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आ रहा है और आप इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो उन्हें अच्छे से समझ रहे हैं और उन्हें नोट डाउन भी कर रहे हैं। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और बस थैंक्स देखने के लिए।